हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम करेंगे जेईई 2023 मेंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए हुए कुछ क्वेश्चंस। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ इज एक्साइटेड टू n+ ऑर्बिट यूजिंग द रेडिएशन ऑफ एनर्जी 1.47 into 10 to the power -17. द वैल्यू ऑफ n इज, ये पिक्चर में भी शो किया गया है कि nth ऑर्बिट से n+1 ऑर्बिट पर एक्साइट होता है लिथियम 2+ का इलेक्ट्रॉन, और ऐसा करते हुए वो 1.47 into 10 to the power -17 जूल्स एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। आपको बताना है ये nth ऑर्बिट कौन सा है। nth ऑर्बिट से n+1th ऑर्बिट पर जाने में जो एनर्जी चेंज हुआ वो गिवन है 1.47 into 10 to the power -17 जूल्स। हम फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा E इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n² माइनस 1/n+1 स्क्वायर। लिथियम 2+ के लिए Z की वैल्यू होगी 3, जो कि एटॉमिक नंबर है। RH है रिडबर्ग्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू गिवन है, वैसे आपको ये याद भी होनी चाहिए। और डेल्टा E क्वेश्चन में गिवन है 1.47 इंटू 10 to the power -17 जूल्स। ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो आपके पास 1/n² माइनस 1/n+1 होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.75। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपको मिलेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। n की वैल्यू एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलेगी। आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम होगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, उसको सॉल्व करो, बहुत ही सरलता से कुछ सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, बहुत से क्वेश्चंस में ये काम आएगा कि अगर ऐसे केस में n की वैल्यू होती है 1, तो 1/n² माइनस 1/n+1 होल स्क्वायर की वैल्यू 0.75 होगी। n की वैल्यू 1 हो तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/4 इक्वल टू 0.75। अब अगर n की वैल्यू 2 हो जाती है तो 1/n² माइनस 1/n+1 स्क्वायर की वैल्यू 0.14 हो जाएगी, क्योंकि वो वैल्यू होगी 1/4 माइनस 1/9। इसी तरीके से अगर n की वैल्यू 3 हो जाए तो वो हो जाएगी 1/9 माइनस 1/16, जो वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा ये वैल्यू कम 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 और कम होती चली जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू यहां पर मिलेगी जबकि n इक्वल टू 1 है, और वो होगी 0.75। तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, एक सेकंड के अंदर आप ये सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। योर आंसर इज 1। The energy of an electron in the first Bohr orbit of hydrogen atom is -2.18 into 10 to the power -18 joules. Its energy in the third Bohr orbit is, 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर देना है। यहां पर हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गिवन है -2.18 into 10 to the power -18 जूल्स। अब ये वैल्यू देखकर अक्सर ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं और 10 मिनट खत्म कर देते हैं, जबकि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा चुटकियों में बिना किसी बड़ी कैलकुलेशन के। हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट की एनर्जी होती है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी इंटू Z²/n²। अब Z की वैल्यू तो हाइड्रोजन के लिए 1 ही होगी, हमसे बात की गई है इसके थर्ड ऑर्बिट की, तो बस n की वैल्यू 3 रखो, तो हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी हो जाएगी हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी अपॉन 3 स्क्वायर। बस प्रॉब्लम सॉल्व, किसी बड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। वो नंबर -2.18 into 10 to the power -18 जूल्स देखकर पूरी कैलकुलेशन करने मत लगे, आप फटाफट सॉल्व करें और आगे बढ़ें। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखेंगे तो काफी टाइम सेव होगा। बस ये आंसर मिल गया आपको, 1/9 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू है, सो योर आंसर इज सी। The orbital angular momentum of an electron in 3s orbital is hx/2 pi. The value of x is, अब आपको पता है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है स्क्वायर रूट ऑफ
L इंटू L प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। यहाँ पर कैपिटल L है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्मॉल l है एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्योंकि बात हम 3s ऑर्बिटल की कर रहे हैं, इसलिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 0। बस इस इक्वेशन में एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करें, you will get the value of x which is equal to 0. Assume that the radius of the first Bohr orbit of hydrogen atom is 0.6 angstroms. The radius of the third Bohr orbit of helium plus is, आंसर पिकोमीटर में देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है R इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड ए नॉट। यहाँ पर R है किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस, n है उस ऑर्बिट का नंबर जिसका आप रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं, z है एटॉमिक नंबर, a नॉट हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जो कि यहाँ गिवन है 0.6 आंस्ट्रॉम। हमें कैलकुलेट करना है हीलियम प्लस के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस। तो बस इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 3 और z की वैल्यू 2। आंसर मिल जाएगा आंस्ट्रॉम्स में 2.7 आंस्ट्रॉम। मीटर्स में कन्वर्ट करें 270 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर्स, तो पिकोमीटर में आंसर हुआ 270। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the radius of the first orbit of hydrogen atom is a naught, then de Broglie's wavelength of electron in third orbit is? 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब ये तो आपको पता ही है कि डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ होती है h अपॉन एम वी के बराबर, और बोहर एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम यानी mvr होता है nh अपॉन 2 पाई। यहां से हम mv की वैल्यू ले लेते हैं nh अपॉन 2 पाई r। अब r हमें थर्ड ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया, r इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड ए नॉट। हाइड्रोजन के लिए थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 और z हो जाएगा 1। r थर्ड ऑर्बिट का r कैलकुलेट कर ले, 3 स्क्वायर ए नॉट यानी 9 ए नॉट। r की इस वैल्यू से mv कैलकुलेट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगी वैल्यू 3h अपॉन 2 पाई इंटू 9 ए नॉट। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv में ये वैल्यू पुट करें, आपको आंसर मिलेगा 6 पाई ए नॉट। सो करेक्ट आंसर इज C. Next question. The radius of the second orbit of lithium 2 plus is x. The expected radius of the third orbit of beryllium 3 plus is? 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। फॉर्मूला वही है R इक्वल टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। यहाँ R है किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के किसी ऑर्बिट का रेडियस और R नॉट है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। पहले हम लिथियम 2 प्लस के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। लिथियम 2 प्लस के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा आर नॉट इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 3। एन की वैल्यू 2 होगी और जेड की वैल्यू 3। वैल्यूज पुट करें और ये वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है x के बराबर, उसको x के बराबर रखें। आर नॉट की वैल्यू मिल गई 3x अपॉन 4। अब हम बात कर लेते हैं बेरिलियम 3 प्लस की, और यही फॉर्मूला बेरिलियम 3 प्लस के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। बेरिलियम 3 प्लस के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा आर नॉट इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू हुई 3 और z की वैल्यू हुई 4। यहाँ पर आर नॉट की वैल्यू पुट करते हैं, आपको आंसर मिलेगा 27x अपॉन 16, मीन्स आपका करेक्ट आंसर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी गलत, या दोनों करेक्ट है या दोनों गलत। स्टेटमेंट नंबर 1 इज according to Bohr's model of hydrogen atom, the angular momentum of an electron in a given stationary state is quantized.
ये आप जानते ही हैं कि बोहर्स थ्योरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो कि होता है mvr, वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्वांटाइज्ड होता है और उसकी वैल्यू होती है nh/2 इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट होती है करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। The concept of electron in Bohr's orbit violates the Heisenberg uncertainty principle. अब हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी पोजीशन और मोमेंटम या कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी भी साथ साथ मेजर करना पॉसिबल नहीं होता। आप एक चीज एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो दूसरी चीज मेजर करने में काफी बड़ी गलती होगी। लेकिन बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग अगर आपको ये पता है कि किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कोई इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, तो आप उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां तक कि एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस बोहर्स एटॉमिक थ्योरी और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक दूसरे के अकॉर्डेंस में नहीं होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं करेक्ट आंसर बताना है। क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा सी। If wavelength of the first line of the Pascal series of hydrogen atom is 720 nanometers, then the wavelength of the second line of this series is आंसर नैनोमीटर पर और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। एमिशन स्पेक्ट्रल लाइन के लिए अगर हम वेवलेंथ का फॉर्मूला देखें 1/लैम्डा ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू RZ² इंटू 1/N1² माइनस 1/N2²। Z की वैल्यू 1 होगी। पास्कल सीरीज के लिए आपको पता है N1 की वैल्यू होती है 3, लाइमन के लिए 1, बामर के लिए 2 और पास्कल के लिए 3। N1 की वैल्यू यहां हम लेंगे 3। फर्स्ट लाइन की बात करें तो N2 की वैल्यू हो जाएगी N1+1 और सेकंड लाइन की बात करें तो N2 की वैल्यू होगी N1+2। अब हाइड्रोजन की फर्स्ट लाइन की बात की गई है पास्कल सीरीज में, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। वेवलेंथ गिवन है 720 नैनोमीटर्स, Z की वैल्यू 1 होगी, एक्सप्रेशन मिल जाएगी ये, क्योंकि यहाँ N1 की वैल्यू है 3 और N2 की वैल्यू है 3+1 इक्वल टू 4। अब यहां से R की वैल्यू मिल गई है हमें। अब हम सेकंड लाइन के लिए देख लेते हैं। सेकंड लाइन के लिए वही N1 की वैल्यू होगी 3 और N2 की वैल्यू हो जाएगी N1+2 मीन्स 5। तो एक्सप्रेशन मिलेगी 1/लैम्डा RZ² इंटू 1/3² माइनस 1/5²। यहां पर R की जो वैल्यू हमने अभी अभी डिराइव की थी उसको पुट कर देते हैं, एक्सप्रेशन मिल जाएगी हमें ये, और यहां कैलकुलेट करें तो वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 492.19 नैनोमीटर्स। आंसर क्योंकि आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है तो ये आंसर हो जाएगा 492 नैनोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer type transition from n equal to 4 to n equal to 2 of helium plus spectrum? 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। हीलियम प्लस के लिए एक ट्रांजिशन गिवन है 4 to 2। बामर सीरीज के लिए N1 2 होता है, वैसे ये आपको पता ही है। अब आपको ये बताना है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वो कौन सी लाइन होगी जिसकी वेवलेंथ इस लाइन के बराबर होगी। फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला वही है जो अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, 1/लैम्डा इक्वल टू RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। बात अगर हम यहाँ हाइड्रोजन की कर रहे हैं तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी और N1 और N2 हमें कैलकुलेट करना है। अभी हम हीलियम प्लस के लिए देख लेते हैं। अब हीलियम प्लस के लिए Z की वैल्यू तो आपको पता ही है 2 होगी।
ट्रांजिशन आपको गिवन है 4 to 2, इट मीन्स n1 की वैल्यू है 2 और n2 की वैल्यू है 4। ये सारी चीजें पुट कर देते हैं। 1 upon lambda of helium plus will be equal to r into 2 square 1 upon 2 square minus 1 upon 4 square मिलेगा। अब क्वेश्चन में ही कहा गया है कि lambda of helium plus is equal to lambda of hydrogen, इसलिए इन दोनों वैल्यूज को इक्वल पुट कर देते हैं और यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन पर आपको एक इक्वेशन मिलेगी 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square equal to 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square। अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको मिल जाएगी n1 और n2 की वैल्यू, n1 equal to 1 और n2 equal to 2। इसका मतलब ये ट्रांजिशन हुई 2 to 1। एक बात का ध्यान रखें, काफी कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन में। सी ऑप्शन जो गिवन है उसमें 1 to 2 कहा गया है। 1 to 2 में एब्सॉर्ब होगी एनर्जी, एमिट नहीं होगी, स्पेक्ट्रा नहीं बनेगा। तो ध्यान रखें आंसर 1 to 2 नहीं होगा बल्कि 2 to 1 होगा। सो योर आंसर इज बी। The shortest wavelength of hydrogen atom in Lyman series is lambda. The longest wavelength in Balmer series of helium plus is। 4 ऑप्शंस हैं, अगेन करेक्ट आंसर बताना है। फॉर्मूला तो फिर से वही रहेगा। अब आपसे ये कहा गया है कि हाइड्रोजन एटम की लाइमन सीरीज की जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो लैम्डा है। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू हमेशा होती है इंफिनिटी, ये बात ध्यान रखें। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू हमेशा होगी n1 प्लस 1। तो बात हम कर रहे हैं लाइमन सीरीज की, तो n1 की वैल्यू हो जाएगी 1। हाइड्रोजन की लाइमन सीरीज की बात हो रही है तो यहां हम फॉर्मूला रख लेते हैं वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया, 1 upon lambda equal to r into z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। यहां पर z की वैल्यू हो जाएगी 1 और क्योंकि बात लाइमन सीरीज की है n1 की वैल्यू 1 है और n2 की वैल्यू है इंफिनिटी। इक्वेशन नंबर 1 मिल गई आपको। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करते हैं। अभी अभी आपको बताया था कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए n2 की वैल्यू होती है n1 प्लस 1। यहां हम बात कर रहे हैं हीलियम प्लस की बामर सीरीज की। बामर सीरीज के लिए n1 हमेशा होगा 2 और यहां पर n2 की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। इक्वेशन लिख लेते हैं 1 अपॉन लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर में पुट करें सारी वैल्यूज, आपको मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को थोड़ा सा सॉल्व करें तो लैम्डा ऑफ हीलियम प्लस अपॉन लैम्डा इक्वल टू 9/5 मिल जाएगा। इसका मतलब हीलियम प्लस की वेवलेंथ 9/5 टाइम्स होगी हाइड्रोजन की वेवलेंथ के। इट मींस योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स which is or are incorrect is। आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। ध्यान रखें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है सिर्फ। फर्स्ट स्टेटमेंट इज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा आर यूज्ड टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ये तो आपको पता ही है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा को फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है और वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए यूज होते हैं। फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स इन द गैस फेज शो अ कंटिन्यूअस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वायलेट। अब अगर आपने रदरफोर्ड्स मॉडल के ड्रॉबैक्स पढ़े हैं तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही ये था कि वो एमिशन स्पेक्ट्रा जो कि कंटिन्यूअस नहीं था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मींस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं होता है एलिमेंट्स का, एटम्स का, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट,
An absorption spectrum is like the photographic negative of an emission spectrum. इस बात को समझने के लिए हम emission spectrum और absorption spectrum की पिक्चर्स देख लेते हैं। एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का emission spectrum यहाँ पर शो किया गया है आपको। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का। उसी एलिमेंट का अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे तो वो आपके सामने है। यहाँ पर आप देखें कि एग्जैक्टली सेम जगह पर डार्क लाइंस हैं जिस जगह पर कलर्ड लाइंस थी एमिशन स्पेक्ट्रम में। तो जिस तरह से फोटोग्राफ्स के नेगेटिव और पॉजिटिव रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, जहां नेगेटिव में डार्क कलर होता है वहां पॉजिटिव में लाइट कलर होता है एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली जहां एमिशन स्पेक्ट्रम में डार्क कलर होता है वहां एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिफरेंट कलर्स शो करता है, और जहां एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में डार्क लाइन होती है वहां एमिशन स्पेक्ट्रम में एक कलर्ड लाइन होती है। इट मींस स्टेटमेंट नंबर सी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द एलिमेंट हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ये भी एक फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है और करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ए, सी और डी, और एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बी। हमसे पूछा गया था कि कितनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, तो योर आंसर इज 1। Values of work function W0 for a few metals are given below. यहाँ टेबल में कुछ मेटल्स हैं, उनकी वर्क फंक्शन की वैल्यूज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई हैं। द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर फॉल्स ऑन इट इज। अब आपको बताना है कितने मेटल्स ऐसे हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे जब उन पर 400 नैनोमीटर्स की लाइट डाली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट मेटल्स पर डाली जा रही है उसकी एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकेगा। तो हम ये देख लेते हैं कि 400 नैनोमीटर वाली लाइट की एनर्जी कितनी होगी। वो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सीधा साधा फॉर्मूला है, एनर्जी इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। h की वैल्यू और c की वैल्यू गिवन है। वेवलेंथ आपको क्वेश्चन में दी गई है 400 नैनोमीटर। यहां से हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, पर ये एनर्जी हमें मिलेगी जूल्स में। इस जूल्स वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से। वैल्यू मिल जाएगी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर देख लेते हैं कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनका वर्क फंक्शन 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ऐसे मेटल्स हैं 3, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इट मींस योर आंसर इज 3। Given below are 2 statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. अब डिपेंडिंग अपॉन दीज स्टेटमेंट्स आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। पहले देख लेते हैं असर्शन ए। इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द सरफेस। आपको ये पता ही है कि जो इंसिडेंट लाइट होती है उसके अंदर जो एनर्जी है वो मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है वो मेटल। तो इसका मतलब असर्शन ए इज करेक्ट। अब देख लेते हैं रीजन आर। When the photon of any energy strikes an electron in the atom, transfer of energy from the photon to the electron takes place. अब ये स्टेटमेंट थोड़ी सी मिसलीडिंग है। एक्चुअली जब कोई फोटोन किसी भी एनर्जी का किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तब उस फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर तो होती है, लेकिन
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की टर्म्स में देखें तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एनर्जी का फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। उस फोटोन में एनर्जी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा, तभी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर पाएगा। इट मीन्स रीजन आर इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आपके पास असर्शन और रीजन के बेस पर 4 ऑप्शंस हैं। आप ये देख सकते हैं कि असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज इनकरेक्ट। इसके बेस पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी। A is correct but R is not correct. Electrons in a cathode ray tube have been emitted with a velocity of 1000 meters per second. The number of following statements which are true about the emitted radiation is। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, कौन सी सही है ये बताना है। H की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। The de Broglie wavelength of the electron emitted is 666.67 nanometers। तो इसके लिए छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वेलोसिटी गिवन है 1000 मीटर्स पर सेकेंड। h 6 × 10⁻³ जूल्स सेकेंड गिवन है। वेवलेंथ होता है h/mv। वैल्यूज पुट कर दें h की और mv की। डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ मिल जाएगी जिसकी वैल्यू आई 666.67 × 10⁻⁹ मीटर्स, जिसका मतलब होता है 666.67 नैनोमीटर्स। इसका मतलब ये स्टेटमेंट होती है करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द कैथोड रे ट्यूब। ये बात आप जानते हैं कि कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल कुछ भी हो, जो रेज एमिट होती हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं, इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती ये रेज। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। ये तो सही स्टेटमेंट है, इसीलिए उनको कैथोड रेज कहते भी हैं, क्योंकि वो कैथोड से स्टार्ट होती हैं। तो ये स्टेटमेंट हुई एक करेक्ट स्टेटमेंट। और अब देखते हैं लास्ट स्टेटमेंट। The nature of the emitted electrons depend on the nature of the gas present in cathode ray tube। ये बात आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एक यूनिवर्सल पार्टिकल है, सभी सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रॉन सेम होता है, तो कौन सी गैस ली गई है इस बात पर डिपेंड नहीं करता। ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत स्टेटमेंट। इसका मतलब अब हमारे पास 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ए और सी। और आपसे ये पूछा गया था कि जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनका नंबर क्या है। इसका मतलब आंसर इज 2। It is observed that characteristic X-ray spectra of elements show regularity when frequency to the power n, that is nu to the power n of X-rays emitted, is plotted against atomic number Z. Following graph is obtained। यहाँ पर ग्राफ गिवन है nu to the power n और z के बीच में जो बनेगा। वैल्यू ऑफ n पूछी गई है, 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। ये बात आपको पता है कि डेल्टा E जो कि h न्यू के बराबर है वो होता है 13.6 z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² के। ये एक्सप्रेशन अप्लाई होती है किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²। इसका मतलब न्यू टू द पावर हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। इस बात का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ न्यू और z के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो इसी तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी। और ये एक्सप्रेशन दी गई थी मोसलेस लॉ में भी, इसलिए n की वैल्यू होगी हाफ। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी मोसले स्टडीड characteristic X-ray spectra of elements. The graph which represents his observation correctly is। 4 ग्राफ दिए गए हैं और आपसे ये पूछा गया है कि हेनरी मोसले एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा ग्राफ सही है। यहाँ पर न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एमिटेड और z है एटॉमिक नंबर।
अभी अभी आपने पिछले क्वेश्चन में किया था कि न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। इसका मतलब B इज योर करेक्ट आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ न्यू और z के बीच एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्लैक बॉडी फ्रॉम द फॉलोइंग इज। अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, उसमें से कितनी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है ये बताना है। ध्यान रखें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये तो आपको पता ही है कि ब्लैक बॉडीज सभी फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट भी करती हैं और एब्जॉर्ब भी करती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट होगी करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एमिटेड रेडिएशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ देख लेते हैं। पहले ये है ग्राफ आपके सामने, इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का है डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। आप देख सकते हैं कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वर्सेस इंटेंसिटी डिफरेंट टेम्परेचर पर ग्राफ डिफरेंट तरह का है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी होता है करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व पासेस थ्रू अ मैक्सिमम वैल्यू। इसी ग्राफ में आप ये देख ही रहे हैं कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो एक मैक्सिमम वैल्यू से पास होता है किसी भी टेम्परेचर पर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी होती है करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द मैक्सिमम ऑफ द इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व इज एट अ हायर फ्रीक्वेंसी एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू दैट एट लोअर टेम्परेचर। तो इन ग्राफ्स में आप देख सकते हैं ये तीन अलग अलग टेम्परेचर्स पर ग्राफ है और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आपसे पूछा गया था कि इन चारों स्टेटमेंट्स में से कितनी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, तो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है 0। योर आंसर इज 0। The wavelength of an electron of kinetic energy 4.5 into 10 to the power minus 29 joule is 10 to the power minus 5 meters की टर्म्स में आंसर देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। इलेक्ट्रॉन का मास और प्लैंक्स कांस्टेंट गिवन है। जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो होगा लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। यहाँ लैम्डा है वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है होती है हाफ mv स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv होल स्क्वायर अपॉन m। यहां से अगर हम mv की वैल्यू ले लें तो हमें मिल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर हम mv की ये वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें मिलेगी एक्सप्रेशन लैम्डा इक्वल टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। यहां पर अगर हम सारी वैल्यूज पुट करें तो आंसर मिलेगा 7.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर्स। क्योंकि आंसर 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर्स की टर्म्स में और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर होगा 7। The energy of 1 mole of photons of radiation of frequency 2 into 10 to the power 12 hertz in joule per mole is। यहां पर भी आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर पर। h की वैल्यू गिवन है और एवोगैड्रोस नंबर भी गिवन है। ये एकदम आसान सा क्वेश्चन है। एनर्जी हो जाएगी NH न्यू, जहां की n है नंबर ऑफ फोटॉन्स। n की वैल्यू पुट करें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। h आपको गिवन है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और न्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 इंटू 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज। कैलकुलेट करें, आंसर मिलेगा 798.03 जूल्स।
क्योंकि आंसर आपको नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, इसलिए आंसर इज 798 joules. The total number of isoelectronic species from the given set is. अब आपको कुछ एटम्स और आयंस का सेट दिया है और ये बताना है कि इसमें से कितने स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। O का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो O2 माइनस का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करेंगे, इसमें हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हुआ 9, F माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे, टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम एटॉमिक फॉर्म में ही दिया है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 13, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 13। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होगा, प्लस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स कम करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11, प्लस 1 चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, O प्लस बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होगा 12 और यहां पर मैग्नीशियम क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में ही है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 12। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, एल्यूमिनियम 3 प्लस बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। फ्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में है और इलेक्ट्रॉन्स हैं 9। अब देख लेते हैं, इसमें 5 ऐसे स्पीसीज हैं जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। O2 minus, F minus, magnesium 2 plus, Na plus and aluminium 3 plus. So your answer is 5. Which one of the following sets of ions represents a collection of isoelectronic species? यहाँ पर कुछ एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं और 4 ऐसे सेट्स दिए हुए हैं स्पीसीज के, जिसमें आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा सेट है जिसके सभी स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। इसके लिए आप एक सिंपल चीज याद रखें कि अगर उस पर्टिकुलर सेट में कोई भी 2 स्पीसीज ऐसे हैं जो सेम ग्रुप में हैं पर उनका पीरियड डिफरेंट है, तो वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होने की संभावना उनकी बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि सेम ग्रुप होने पर और पीरियड डिफरेंट होने पर सीधे सीधे कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स तो उस एलिमेंट में ऐड हो ही जाते हैं, तो उसका यूनी पॉजिटिव या यूनी नेगेटिव या बाई पॉजिटिव या बाई नेगेटिव आयंस का आइसोइलेक्ट्रॉनिक होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ऑप्शन ए में देखें तो ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, ऑप्शन बी में देखें तो कैल्शियम के नीचे स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, तो इनका भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, लिथियम के नीचे आएगा सोडियम और मैग्नीशियम के नीचे आएगा सेम ग्रुप में डिफरेंट पीरियड में कैल्शियम। ऑप्शन डी की बात करें, पोटेशियम, क्लोरीन, कैल्शियम और स्कैंडियम के आयंस दिए हैं। पोटेशियम में होंगे 19 इलेक्ट्रॉन्स, एक बाहर करें 18 हो जाएंगे। क्लोरीन में 17, एक ऐड करें 18 हो जाएंगे। कैल्शियम में 20, 2 बाहर करें 18 हो जाएंगे। स्कैंडियम में 21, 3 बाहर करें 18 हो जाएंगे। इसलिए डी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है कि इस सेट के सभी स्पीसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं, सभी में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। योर आंसर इज डी। Nd2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। अब Nd होता है नियोडीमियम और उसका एटॉमिक नंबर होता है 60। तो 60 एटॉमिक नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले देख लेते हैं कि क्या होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f4 और 5d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, 0 रहेगा। 4f4 पर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 60। अब आप चाहें तो इसको xe की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 54, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़ीनॉन के बाद 6s2, 4f4, 5d 0। अब कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसी गलती कर देते हैं कि 2+ आयन बनाने के लिए 4f में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, पर ऐसा होगा नहीं। आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल है 6th शेल,
सिक्स्थ शेल के एस सब शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्लस आयन बनाने के लिए वो ही 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे और Nd2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4f4 6s0 5d0. It means your correct answer is C. Maximum number of electrons that can be accommodated in shell with n equal to 4 are 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी शेल में हो सकते हैं वो होते हैं 2n स्क्वायर, जहां की n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू गिवन है 4, तो 2 इंटू n स्क्वायर हो जाएगा 32. योर आंसर इज B. The number of s electrons present in an ion with 55 protons in its unipositive state is, 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब 55 प्रोटॉन्स हैं, इसका मतलब एटॉमिक नंबर हुआ 55, लेकिन अगर ये यूनिपॉजिटिव स्टेट की बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, मींस इलेक्ट्रॉन्स 55 न होकर होंगे 54। तो हमें 54 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4t10 5p6। बस अब आपको ये देख लेना है कि s सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1s 2s 3s 4s 5s, बस मीन्स s सब शेल में हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। योर करेक्ट आंसर इज A. The magnetic moment of a transition metal compound has been calculated to be 3.87 Bohr's magneton. The metal ion is, 4 ऑप्शंस हैं, फिर से करेक्ट आंसर बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होगा √n इंटू n+2 बोहर्स मैग्नेटॉन। यहाँ n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब एक एक करके इन चारों में देख लेते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होगा 22 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s2 3d2। टाइटेनियम 2 प्लस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा आउटर मोस्ट शेल से, यानी 4s से, और टाइटेनियम 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s0 3d2। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d3। आपको 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन अगेन निकलेंगे 4s में से। वेनेडियम 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s0 3d3। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s1 3d5। एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है, इसका हमेशा ध्यान ही रखें। अब यहाँ पर क्रोमियम 2 प्लस बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s में से और बाकी बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d में से। क्रोमियम 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s0 3d4। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होगा 25, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s2 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, अगेन 4s में से बाहर जाएंगे, मैंगनीज 2 प्लस हो जाएगा आर्गन 4s0 3d5। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो टाइटेनियम 2 प्लस में हो जाएंगे 2, वेनेडियम 2 प्लस में 3, क्रोमियम 2 प्लस में 4 और मैंगनीज 2 प्लस में 5। तो अब अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला देखें तो 3.87 बोहर्स मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंट पाने के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए होंगे 3। तो आंसर तो आपको मिल गया है वैसे, पर आप चाहें तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट्स यहाँ कैलकुलेट करके दिए गए हैं। 3.87 आपको मिलता है वेनेडियम 2 प्लस पर, तो आपका आंसर हुआ B. The number of correct statements from the following is, यहाँ 5 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कितनी करेक्ट स्टेटमेंट्स है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं,
For 1s orbital, the probability density is maximum at the nucleus. अब इसको समझने के लिए हम 1s ऑर्बिटल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ देख लेते हैं। यह है आपके सामने 1s ऑर्बिटल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बी देखते हैं। For 2s orbital, the probability density first increases to maximum and then decreases sharply to 0. 2s ऑर्बिटल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले वो डिक्रीज करती है मिनिमम पर और उसके बाद इंक्रीज करती है, जबकि इस बी स्टेटमेंट में लिखा है कि पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, तो ये स्टेटमेंट हो जाती है एक रॉन्ग स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट देखते हैं। Boundary surface diagrams of the orbitals encloses a region of 100% probability of finding the electron. Boundary surface diagrams जो होते हैं वो maximum probability तो शो करते हैं, पर वो 100% नहीं होती, तो इसलिए ये स्टेटमेंट एक गलत स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट डी देखते हैं। P and D orbitals have 1 and 2 angular nodes respectively. अब नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स आपको पता है L के बराबर होते हैं, जहां की L एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर है। p ऑर्बिटल्स के लिए L की वैल्यू होती है 1 और d ऑर्बिटल्स के लिए L की वैल्यू होगी 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि p ऑर्बिटल्स के लिए एंगुलर नोड्स 1 और d ऑर्बिटल्स के लिए एंगुलर नोड्स हुए 2। d स्टेटमेंट एक करेक्ट स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ p ऑर्बिटल इज 0 एट द न्यूक्लियस। तो इसका भी हम ग्राफ देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 2p ऑर्बिटल में देखें तो न्यूक्लियस पर 0 होती है, इसका मतलब ये एक करेक्ट स्टेटमेंट हुई। अब हमसे ये पूछा गया था कि कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आंसर इज 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ऑर्डर देखने के लिए जनरली हम n+l रूल का इस्तेमाल करते हैं। जिसकी n+l ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। चारों ही सेट्स के लिए n+l वैल्यू देख लेते हैं। A के लिए n+l होगा 3, B के लिए 4, C के लिए अगेन 4 और D के लिए n+l हो जाएगा 5। तो ये तो हमें पता है कि जिसका n+l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब ये हुआ कि D की एनर्जी सबसे ज्यादा और A की एनर्जी सबसे कम होगी। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है वैसे आपके पास, तो आंसर तो यहाँ मिल जाएगा। फिर भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि अगर n+l बराबर होगा तो क्या होगा। ऐसे केस में जब भी n ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए हमें जो ऑर्डर मिलेगा वो ये होगा और करेक्ट आंसर होगा डी। द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग 5 रेडियल नोड्स इज। अब आपको कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिए गए हैं और इनमें से कितनों में 5 रेडियल नोड्स हैं ये आपको बताना है। तो रेडियल नोड्स का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। n-l-1 होता है, जहां पर n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है एज़ोमिथाइल क्वांटम नंबर। अब s ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1 और d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, ये आपको पता ही है। तो अब सभी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि रेडियल नोड्स कितनी होंगी। 7s की बात करें तो n-l-1 की वैल्यू आ जाएगी 7 - 0 - 1 = 6। 7p के लिए n की वैल्यू 7 और l की वैल्यू 1 होगी, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हो जाएंगी 5। 6s के लिए n की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 0 होगी, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होंगी 5। 8p के लिए n की वैल्यू 8 और l की वैल्यू 1 होगी, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होंगी 6। 8d के लिए n की वैल्यू 8 और l की वैल्यू 2 होगी, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हो जाएंगी 5। अब आप ये देख सकते हैं कि 7p, 6s और 8d ये 3 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें रेडियल नोड्स हैं 5। और आपसे यही पूछा गया था कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनमें से जिनमें रेडियल नोड्स 5 होंगी। सो योर आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
The number of given orbitals which have electron density along the axis is। अब आपको कुछ ऑर्बिटल्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस की डायरेक्शन में किस में है। px, py, pz, dxy, dyz, dxz, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इन सभी की शेप्स हम एक बार देख लेते हैं। ये हो गया px, x एक्सिस की तरफ सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखते हैं py, इसमें y एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और pz में z एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। dxy में x और y के बीच पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अलोंग एक्सिस नहीं है। dyz में y और z एक्सिस के बीच में है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं है। dxz में x और z एक्सिस के बीच में है पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं है। dz स्क्वायर में z एक्सिस के अलोंग होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अलोंग होती है पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब आपके पास p ऑर्बिटल्स में px, py, pz और d ऑर्बिटल्स में dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक्सिस के अलोंग सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इट मींस योर आंसर इज 5। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।